हेलो गाइस, ललिता दहिया अकेडमी पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है परिसीमन आयोग। इस बार के पीटी के लिए परिसीमन आयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग, कश्मीर के लिए बेसिकली एक परिसीमन आयोग गठित किया था जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी है। तो इसलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर में कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से परिसीमन आयोग को हम फिर से पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और जो नए बच्चे मुझे देख रहे हैं मैं बहुत अच्छे से धीमे धीमे इस आयोग को बाद में भी पढ़ाऊंगी। अभी मेरा टारगेट है 5 जून और 12 जून यूपीपीसीएस और 5 जून हमारा आईएएस का जो पीटी है वो। तो फटाफट शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की। ललिता दहिया अकेडमी पे आप सबका स्वागत है। मैं ललिता, यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। आईएएस और पीसीएस के 12 मेंस देने और इंटरव्यूज का अनुभव है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास रहा है आईएएस मेंस और पीसीएस मेंस में, इसलिए मैं आप लोगों को इतिहास भी पढ़ाती हूँ। दोस्तों जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना सेशन को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है कमेंट कीजिए। ये फैन ऑफ कर दो। कमेंट कीजिए और आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मेहनत करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और करवाइए, ठीक है। तो फटाफट बात करते हैं भाई परिसीमन आयोग। डिलिमिटेशन भी बोला जाता है इसको, मतलब सीमाओं को परिसीमित करना, ठीक। परिसीमन आयोग, ठीक। क्या होता है ये? बेसिकली परिसीमन से तात्पर्य है किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना, ठीक। यानी कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा चुनाव होते हैं, मान लीजिए ये एक स्टेट है, इसको कोई भी स्टेट मान सकते हो, मान लीजिए एमपी है, ठीक है। एमपी में क्या करेंगे, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक, और लोकसभा की जो क्षेत्र होते हैं, संसदीय क्षेत्र होते हैं, उनके लिए सीमाओं का निर्धारण करना है कि भाई इतना एरिया, पहले हम बात करते हैं जैसे विधानसभा की, कि भाई इतने एरिया में एक व्यक्ति चुना जाएगा, इतने एरिया में एक व्यक्ति चुना जाएगा। तो टोटल मान लीजिए, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं भाई, हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए टोटल विधानसभा के सदस्य हैं 90। तो इस विधानसभा को कैसे बांटा जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? परिसीमन आयोग, कि भाई इतनी जगह से एक व्यक्ति आएगा, इतनी जगह से जो है जी एक व्यक्ति आएगा, तो टोटल 90 सीटें ऐसे डिवाइड होंगी। यानी सीमाएं निर्धारित करना विधानसभा की सीटों के लिए। सेम यही प्रोसेस होता है लोकसभा की सीटों के लिए। मान लीजिए हरियाणा है, 10 लोकसभा सीटें हैं जी, तो कैसे बांटा जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा? कि भाई इतने क्षेत्र से एक चुना जाएगा, मतलब ये जो एक व्यक्ति चुना गया है इसका एरिया है ये जो दूसरा व्यक्ति चुना गया है इसका एरिया है ये परिसीमाएं निर्धारित करने का काम होता है परिसीमन आयोग। मेरी बात समझ में आई? परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हर जनगणना के बाद ये प्रोविजन किया गया था, लेकिन मैं बताऊंगी होता क्या है। यानी सीटों में बढ़ाने का काम नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए हरियाणा की सीटें हैं जी 90 हैं जी सीटें। अब पहले जो ये एक व्यक्ति था, ये वाला व्यक्ति, इसका सीमा निर्धारण था जी ये, मतलब इतना इसका क्षेत्र था। अब बाद में मान लीजिए परिसीमन आयोग बना, ये सीटों में चेंज नहीं करेगा, सीटें तो रहेंगी 90 ही। सीटें बढ़ाना घटाना तो फिर एक तरीके से किसका काम है? संसद का काम है। ध्यान रखना, ये सीटें बढ़ाएगा घटाएगा नहीं। अब ये क्या कर देगा, अब मान लीजिए परिसीमन आयोग ने पहले इस व्यक्ति का क्षेत्र इतना निर्धारित किया था, अब कहेगा भाई जनसंख्या बढ़ गई या जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से इस व्यक्ति का क्षेत्र अब इतना है, ये दे देगा इतना है जी। यानी ये वाला जो एरिया था ये दूसरे व्यक्ति के क्षेत्राधिकार में दे देगा। मेरी बात समझ में आया? यानी ये सीधा सीधा दे देगा आप लोगों को पीटी में कि परिसीमन की प्रक्रिया में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में भी बदलाव करने की शक्ति परिसीमन आयोग को रहती है। तो गलत हो जाएगा। यानी सीटों में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना कि परिसीमन आयोग का काम होता है सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। सीटों को बढ़ाना घटाना परिसीमन आयोग का काम नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। आप फंस जाओगे अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन गया तो। पहली बात। दूसरी बात हमको देखना है जी परिसीमन का उद्देश्य क्या था।
तो परिसीमन का उद्देश्य था समय के साथ जनसंख्या में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बाद सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो भाई पहले इस व्यक्ति को इतना क्षेत्र था, अब इस व्यक्ति के क्षेत्र को बढ़ाना है या घटाना है, तो ये जनसंख्या बढ़ रही है तो पूरी जनसंख्या यानी समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। भाई जनसंख्या के बढ़ने घटने या जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सीटों के एरिया को बढ़ाया घटा सकते। ठीक है, अगली बात, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। ठीक, अगली बात, अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। याद रखना, जो भी मान लीजिए ये अनुसूचित वर्ग है, यहाँ पे मतलब अनुसूचित वर्ग की जो भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ तो उसमें भाई अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या भी बड़ी घटी होगी, तो उसके हिसाब से भी परिसीमन करना ताकि पूरी अनुसूचित जनसंख्या जो वर्ग है उनका बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक, ये पॉइंट याद रखना कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण इसका काम होता है। और क्यों? ताकि जनसंख्या में जो बदलाव हुए हैं प्रत्येक वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके परिसीमन के माध्यम से। जैसे अब इसकी आयोग की संरचना देखते हैं जी। परिसीमन आयोग को हम सीमा आयोग भी बोलते हैं, बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 के तहत बकायदा परिसीमन अधिनियम लागू करने की बात की गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आर्टिकल 82 में साफ साफ परिसीमन एक्ट की बात की गई है, परिसीमन अधिनियम की बात की गई है और ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, याद रखना संविधान में ये कहा गया है, वो अलग बात है कि हम प्रत्येक जनगणना के बाद नहीं बनाते। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन होता है और 2026 तक इतना ही होगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। अभी के लिए याद रखना, लेकिन संविधान में क्या कहा गया है कि भाई प्रत्येक जनगणना के बाद, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई परिसीमन अधिनियम कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति करेंगे कि संसद करेगी? तो ध्यान रखना, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग अधिनियम लागू करेगी, संविधान में कहा गया है। और जैसे ही परिसीमन अधिनियम लागू होगा उसके बाद नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और यह संस्था निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में क्या भाई सीमा आयोग कहा जाता है, आर्टिकल 82 के तहत गठन होता है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद परिसीमन अधिनियम लागू करेगी और परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति करेंगे और ये परिसीमन आयोग जो होगा ये निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, इसकी संरचना मोटे मोटे तौर पे कभी पूछ ले तो ध्यान रख लेना, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही इसके अन्य सदस्य होते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त कोई नामित निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। अगले संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी इसमें संबंधित होते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी जो इसके अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इसके सदस्य के तौर पे या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या उनके द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, अगली बात हमको ध्यान रखनी है जी, सहयोगी सदस्य आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि भाई जो ये परिसीमन आयोग है ये परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है ये परिसीमन आयोग। इसमें से 5 सदस्य लोकसभा के होंगे। मान लीजिए कश्मीर का पुनर्सीमन किया गया अभी, तो कश्मीर से 10 व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं। इनमें से 10 व्यक्ति लोकसभा के और 10 व्यक्ति जो हैं आपके कहाँ के होंगे? विधानसभा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो सहयोगी सदस्य हैं उनको लोकसभा स्पीकर तथा विधानसभा स्पीकर, वही लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के स्पीकर नामित कर देंगे और विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा के स्पीकर नामित कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, सहयोगी सदस्य देख लिया। अब इसके अतिरिक्त इसके ना बहुत सारे अधिकारियों को भी ये बुला सकता है, ध्यान रखना।
अब ये रटना नहीं है, लेकिन एक सरसरी निगाह से इसलिए देख लेना है कि पूछ ले कि भाई परिसीमन आयोग के साथ परिसीमन आयोग किन किन अधिकारियों के माध्यम से काम करता है। तो एक तो हमने देख लिया भाई 10 सदस्य हैं, 10 लोकसभा के और 5 लोकसभा के, 5 राज्य विधानसभा के। इसके अतिरिक्त जो जनगणना आयुक्त होते हैं उनको भी बुला सकता है कि भाई जनगणना आयुक्त को, भारत के जो महासर्वेक्षक होते हैं उनको बुला सकता है, केंद्र और राज्यों से संबंधित कोई अन्य अधिकारी हो सकते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ हो सकता है, ऐसा कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसकी विशेषज्ञता या जानकारी हो परिसीमन के क्षेत्र में। ये परिसीमन आयोग का की शक्ति होती है कि वो किसी इनमें से किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं। ठीक है, अगली बात, इसके कार्य क्या है जी। अभी मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगी, बताऊंगी कि क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरी है याद रखना। इसके कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य है जी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का, मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो इनके क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। परिसीमन आयोग लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का काम करता है। भाई लोकसभा कि इस व्यक्ति की मतलब इतनी सीट में कितने व्यक्ति होंगे जी, इतने एरिया में कितने व्यक्ति होंगे, तो ये डिसाइड करने का काम करता है लोकसभा के लिए। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या, यानी जैसे हरियाणा की 10 सीटें हैं और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश के सभी राज्यों के लिए समान हो। जैसे मान लीजिए, क्या मोटी सी बात है, सेम बात विधानसभा के लिए भी लागू होगी। मान लीजिए हरियाणा में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई मान लीजिए हरियाणा में फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़, मतलब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 20 करोड़ नहीं 5 करोड़ मान लो, 5 करोड़ की जनसंख्या पे एक लोकसभा का प्रतिनिधि है। ऐसे ही ये 5 करोड़ पे एक प्रतिनिधि है लोकसभा का, ठीक। ऐसे ही हम जो ये परिसीमन आयोग है ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में समान रहे। यानी यूपी में भी जब परिसीमन करेगा तो ये सुनिश्चित करेगा कि भाई 5 करोड़ पे ही एक व्यक्ति हो। ये 5 करोड़ कोई डेटा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। यही सुनिश्चित करेगा कि भाई 5 करोड़ पे ही महाराष्ट्र में एक प्रतिनिधि 5 करोड़ पे ही हो। मेरी बात समझ में आई? यानी परिसीमन करने का काम करेगा, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों के लिए सीमाओं का परिसीमन करेगा, साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि भाई लोकसभा की सीटों की संख्या जितनी है और राज्य की जनसंख्या का अनुपात वो पूरे देश में लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, यानी 5 करोड़ पे एक है अगर हरियाणा में, तो यूपी में भी 5 करोड़ पे एक होगा, महाराष्ट्र में भी लगभग इतना होगा, बिहार में भी इतना होगा, केरला में भी इतना होगा। मेरी बात समझे? तो इस तरीके से ये काम है परिसीमन आयोग का लोकसभा। सेम टू सेम बात क्या होगी, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करता है जी। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यानी 2 चीजें समझ में आई, लोकसभा के लिए परिसीमन कर रहा है, विधानसभा के लिए परिसीमन कर रहा है। अगली बात सेम टू सेम है जी, परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के सभी चुनाव क्षेत्रों में विधानसभा की सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात एक सा मतलब एक समान हो। ये वही है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 5 करोड़ था, तो यहाँ पे हम देते हैं कि भाई मान लीजिए 1 करोड़ पे एक विधानसभा सदस्य, तो इसकी तो हर 1 करोड़ पे एक विधानसभा सदस्य, तो इस चीज को सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यता 1 से अधिक जिलों में विस्तारित ना हो, कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यता मतलब 1 से अधिक जिलों में विस्तारित ना हो। ये विधानसभा के लिए है, लोकसभा के लिए नहीं है। विधानसभा के लिए सामान्यता है कि भाई एक जिले का एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, ठीक है, जैसे पानीपत का अपना निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, या जैसे आप रोहतक का अपना निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, जैसे यूपी में है तो आगरा का अपना निर्वाचन क्षेत्र है जी, या फिर हम लेंगे कि लखनऊ का अपना निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये बात है, मेरी बात समझ में आई? लोकसभा विधानसभा। अगली बात, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9(1) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है। ध्यान रखना, ऑल ओवर ये सीटों का निर्धारण नहीं करता है, लेकिन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए उस राज्य में कितनी सीटें हो सकती है इसकी रिकमेंडेशन तो दे ही सकता है कि भाई इतनी
मान लीजिए कि अनुसूचित जाति या जाति का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई परसेंटेज है 30% है जी पूरे स्टेट की जनसंख्या में, तो इस 30% के हिसाब से इनको मान लीजिए 10 सीटें मिलनी चाहिए या 5 सीटें मिलनी चाहिए या 20 सीटें मिलनी चाहिए। तो ये बात भी काम करता है, सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे, याद रखना। पहले और इसमें आपको थोड़ा कंट्राडिक्शन दिख रहा होगा, जो पहली लाइन मैंने बताई थी ये वाली, कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है, सीटों में परिवर्तन नहीं कर रहा। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में आपको ये याद रखना है, परिसीमन एक्ट 2002 की धारा है 191, इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाता है कि भाई इतनी जनसंख्या है तो और इतना अनुपात है अनुसूचित जाति का, तो इतनी सीटें मिलनी चाहिए। ये काम भी करता है परिसीमन आयोग, सीधा पूछ लेगा, याद रखना। ठीक है, अलग से इसमें एक धारा ऐड की गई है अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए। अगली बात आपको ध्यान रखनी है जी, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस, परिसीमन की प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। ध्यान रखना, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल हम शुरू से ले रहे हैं कि भाई लोकसभा के सदस्य हैं जी 10, तो इन 10 में कोई निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस वो क्या करेंगे कि भाई पहले इस प्रतिनिधि के तहत इतना एरिया आ रहा था, अब इसके तहत जी इतना एरिया आएगा। पहले इसको इतना एरिया प्राप्त था इस वाले को, अब जो है जी इतना एरिया, सीटें रहेंगी 10 ही, पीटी लिख लेना याद से। ठीक, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बिना केवल भौगोलिक सीमाओं का में परिवर्तन करने का काम करता है। दूसरी बात, परिसीमन प्रक्रिया के तहत अंतिम नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का आधार माना जाता है। भाई वो जनगणना बेसिकली बताई जाती है कि भाई इस जनगणना को आप आधार मानिए। जैसे अभी हम लोकसभा के लिए 1971 की जनगणना को आधार मानते हैं, ये कभी भी पूछ सकता है कि भाई किस जनगणना को आधार माना जाता है परिसीमन करने के लिए, तो 1971 की जनगणना लोकसभा के लिए। अब परिसीमन के सिद्धांत और आर्थिक निर्णयों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए कोई जरूरत नहीं है भाई एक आधार पत्र तैयार करेंगे, उसके बाद इस आधार पत्र जो फाइनल रिपोर्ट मान लो, इस फाइनल रिपोर्ट को सहयोगी जो सदस्य हैं उनको दिखाएंगे कि ये देखो जी ये एक फाइनल रिपोर्ट बनी है। अब सहयोगी सदस्य कुछ रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ये कर लो ये कर लो। अब उन रिकमेंडेशन को मानना परिसीमन आयोग का काम है, के ऊपर है, वो माने ना माने, ठीक है, राय के लिए रखेंगे। उसके बाद जो आधार पत्र है इसको एक तरीके से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, जनता के पास भेजा जाता है, जनता के सुझाव मांगे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक आदेश पत्र जो है अंतिम आदेश जारी किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, पीटी में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा उलझना नहीं है। यहाँ पे सीधा आइए, यहाँ पे परिसीमन आयोग की शक्तियां, यहां से पीटी में क्वेश्चन बनता है। क्या है जी, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। पहली बात, यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का काम करता है। यानी इस परिसीमन आयोग को शक्तियां कहां से मिली है? संविधान से। तो यदि आपसे पूछे परिसीमन आयोग क्या संवैधानिक आयोग है, तो जी बिल्कुल संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसको आर्टिकल 82 के तहत, सॉरी हाँ 82 बोलते हैं, 82 के तहत बनाया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। भाई परिसीमन आयोग ने जो आदेश दे दिए वो जिस दिन राष्ट्रपति तिथि घोषित करेंगे उस दिन से लागू हो जाएंगे। वो दे देगा राष्ट्रपति की जगह संसद दे देगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि परिसीमन आयोग के आदेश संसद द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू किए जाते हैं तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू हो जाएंगे जो भी आदेश जिस भी एरिया के दिए हैं परिसीमन आयोग ने। आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है और इन आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रख लेना, पीटी लिख लेना कि भाई परिसीमन आयोग ने जो फाइनल एक तरीके से आदेश जारी किया है किसी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगली बात है जी, जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आदेश लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं। जब आदेश फाइनल कर लेता है, फाइनल कॉपी ये भेज देता है लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा को। लोकसभा या विधानसभा को भी परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो ये 5 ही चीजें याद रखनी है। भाई स्वतंत्र निकाय है, 82 के तहत संविधान के तहत इसको शक्तियां प्राप्त हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होंगी। अगली बात, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगली बात, लोकसभा या विधानसभा भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती है।
इसका इतिहास इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आज तक 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। कितने वो दे देगा, 3 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। तो आपको याद रखना है जी 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। एक 1952 में गठित हुआ है जी, एक 1900 एक तरीके से 63 में गठित हुआ है जी, एक 1973 में गठित हुआ है, एक 2002 में गठित हुआ है। दैट्स इट। 4 परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002। तो 4 परिसीमन आयोग गठित हुए हैं जी। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, 2002 में एक 84वां संशोधन किया गया और ये कहा गया कि 2026 तक हम इसको बढ़ा देते हैं। मतलब ये जो परिसीमन किया गया है ना लोकसभा का, इसको हम 2026 तक बढ़ा देते हैं। और ये कहा गया कि पीछे सरकार का ये तर्क था, इस परिसीमन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने का ये तर्क था कि 2026 तक ना सामान्यतः जो जनसंख्या वृद्धि का औसत समान हो जाएगा। अभी जैसे आप देखोगे बिहार यूपी की जनसंख्या एकदम जोरों शोरों से बढ़ रही है, आप साउथ के स्टेट देखोगे वहां की जनसंख्या में एक स्थायित्व सा आ गया है, मतलब लगभग सेम स्थायी सी हो गई है। तो ये तर्क था कि 2026 तक ना सबकी जनसंख्या ऑलमोस्ट एक लेवल पे आके औसत रूप से समान सी हो जाएगी, बढ़ने की गति, ठीक है, समझदार हो जाएंगे सब लोग। तो ये कहा कि भाई 2026 तक, इसलिए हम क्या करते हैं, इस परिसीमन को प्रतिबंधित करते हैं 84वें संशोधन द्वारा। दूसरी बात ध्यान रख लेना, 84वें संशोधन के अनुसार 2026 तक जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का जो परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। यदि परिसीमन करना भी पड़ गया कहीं पे तो फिर वो 1971 की जनगणना के आधार पे ही होगा लोकसभा का। और राज्यों की विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। ये दोनों चीजें याद रखना। वो दे देगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जनगणना का जो परिसीमन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा, तो गलत हो जाएगा। लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना और राज्य विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना से ही किया जाएगा। ये है परिसीमन आयोग। कई बच्चों के ऊपर से गया होगा, जो नए बच्चे हैं फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी आईएसपीटी और यूपी पीसीएसपीटी या जितने भी पीसीएसपीटी हैं अब फटाफट एक बार देख लो। पहली बात ध्यान रखनी है जी, इसका तात्पर्य है विधानसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके स्पष्ट कर चुकी हूँ। दूसरी बात, सीटों में परिवर्तन किए बिना सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का काम करता है। सीटों में परिवर्तन करने का अधिकार इसका नहीं है। दे देगा सीटों में परिवर्तन कर सकता है, तो सीटों में परिवर्तन का ठेका इसने नहीं ले रखा है। इसका काम है सीमा का पुनर्निर्धारण करना कि भाई पहले इतने इतने एरिया में एक प्रतिनिधि होता था, अभी इतने एरिया में एक प्रतिनिधि होगा या फिर इससे कम हो जाएगा, तो वो काम है परिसीमन आयोग का। दूसरी बात हमको ध्यान रखना है जी, इसका उद्देश्य क्या था कि भाई जो जनसंख्या में बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसका भाई सीमा आयोग भी बोलते हैं, इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है संसद। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे परिसीमन आयोग की। दे देगा संसद नियुक्त करेगी, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और ये परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसकी संरचना देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त जो भी निर्वाचन आयुक्त है वो, और राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। सहयोगी सदस्य कोई जरूरत नहीं है, 10 होते हैं, 5 लोकसभा के 5 राज्यसभा के। जिस स्टेट में ये करते हैं परिसीमन वहां के, जैसे मान लो हरियाणा का ही कर रहे हैं तो हरियाणा के 5 लोकसभा के सदस्य होंगे, 5 राज्यसभा के। इसके अलावा इनकी ये हेल्प ले सकते हैं। एक सरसरी निगाह से देख लेना, रटने की जरूरत नहीं है कि बैठ के जनगणना आयुक्त है, महासर्वेक्षक है, जनगणना आयुक्त है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार बस सरसरी निगाह से देख लेना, काम हो जाएगा। अगर डीप क्वेश्चन बनना तो बन जाएगा। फिर जी कार्य क्या है, तो जी परिसीमन आयोग लोकसभा के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों का चुनावी जो सीमा को निर्धारित करता है, पहली बात। और इस बात का ध्यान रखता है कि लोकसभा की सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या का जो अनुपात है वो पूरे देश में एक हो। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे भाई 5 करोड़ पे यदि एक प्रतिनिधि यूपी में चुना जा रहा है तो 5 करोड़ पे एक प्रतिनिधि केरल, ऐसे ही तमिलनाडु, ऐसे ही बिहार, झारखंड ऐसे ही चुना जाएगा। तो इस बात की ये ध्यान रखता है, ठीक है, ताकि एक रूपता रहे पूरे देश में। ठीक है, अगली बात है जी, तो विधानसभाओं का परिसीमन करता है। परिसीमन के दौरान उसी बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई विधानसभा की सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या में अनुपात में इक्वेलिटी हो। जैसे हरियाणा में यदि 1 करोड़ पे 1 है तो यूपी में भी 1 करोड़ पे 1 विधानसभा सीट होगी, ऐसे ही बिहार में भी। इस तरीके का ध्यान रखेगा। ठीक है,
एक विधानसभा में एक से अधिक, मतलब ये भी देखता है कि सामान्यतः कि एक जिले से अधिक विस्तारित ना हो एक विधानसभा क्षेत्र। अगली बात है जी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, की भाई जनसंख्या बढ़ी है घटी है तो उसके आधार पे समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पे आरक्षित सीटों का निर्धारण भी किया जाता है। ये अलग से धारा जोड़ी गई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्पेशली। अगली बात हमको ध्यान रखनी है, प्रोसेस क्या होती है, तो भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, एक आदेश पत्र दिया जाएगा, सहयोगियों से राय ली जाएगी, फिर जनता के सामने रखा जाएगा, फाइनली आदेश आएगा। कोई जरूरत नहीं है याद करने की प्रक्रिया की, पीटी के लिए कोई जरूरत नहीं है, मेंस में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अगली बात शक्तियां आपको देखनी है कि भाई संविधान के तहत शक्तियां हैं। ये एक तरीके से जिस दिन ये आदेश पारित कर देंगे, सॉरी इनके आदेश को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि के बाद घोषित किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, विधानसभा और लोकसभा परिवर्तन नहीं कर सकते। 4 परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973, 2002 और 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि भाई 2026 तक हम परिसीमन को प्रतिबंधित किया गया। और ये कहा गया कि भाई यदि मान लो जैसे अभी परिसीमन होता भी है विधानसभा या लोकसभा वगैरह का, तो वो 1900 लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार होगा और विधानसभा का परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। दैट्स इट। ये था दोस्तों परिसीमन आयोग। एक बार अच्छे से बस इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो बहुत टफ नहीं होता है, इजी होता है, इसी एरिया से बन जाएगा। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना, सीटों में परिवर्तन नहीं करता, उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है, बस वो दे देगा। मैं कई बार रिवाइज करती हूँ, मैं बार बार इसलिए रिवाइज करती हूँ क्योंकि आप लोगों से चूक ना हो जाए, कि आप इस पॉइंट को मिस ना कर जाएं, ठीक है। होप आप मेरे उद्देश्य को समझते होंगे, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हैं, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं अभी 5 जून के हिसाब से पढ़ा रही हूँ दोस्तों। मैं बहुत डिटेल में, बहुत धीरे धीरे समझा के आप लोगों को बाद में भी पढ़ाऊंगी। फाउंडेशन कोर्स हम लेके आएंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपको समझ में आया है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप इस तरीके की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जुड़िए मेरे चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। मेरी सारी क्लासेस की लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब आपको यहीं मिलेगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।